कंसोर्टियम एडवांसेस मतलब क्या है? जैसे आप है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, आपको कितना 100 करोड़ के लोन की आवश्यकता है, ठीक है, आपको 100 करोड़ की लोन की आवश्यकता है। अब कैसा इतना बड़ा अगर लोन है तो कोई भी एक बैंक इतना बड़ा एडवांस देने की जरूरत नहीं करेंगे। क्यों जरूरत नहीं करेंगे इतना बड़ा एडवांस का? कि अगर आरआईएल एनपीए में चले गया तो इतना बड़ा बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रोविजन करना पड़ेगा, बैंक खुद का खुद पूरी पूरी ब्रांच पूरा की पूरा बैंक उसके अंदर घाटे में आ सकता है। तो कोई भी एक बैंक इतना बड़ा रिस्क उठाने की कोशिश नहीं करती। तो इसके अंदर कैसा होता कि यहाँ पे जैसे 3 बैंक मिलके, जैसे एक हो गया महाराष्ट्र बैंक, दूसरा हो गया पंजाब नेशनल बैंक, तीसरा हो गया एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया। एसबीआई कितना देती बोले? एसबीआई बोली मैं 500 करोड़ का लोन दे देती आरआईएल को, पीएनबी बोले मैं 250 करोड़ का लोन दे देते आरआईएल को, और महाराष्ट्र बैंक भी कितना बोल रहा है? 250 करोड़ का लोन दे देते हैं आरआईएल को। अब यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि आरआईएल को 3 लोग ग्रुप बना के, एसबीआई पीएनबी प्लस महाराष्ट्र बैंक 3 लोग ग्रुप बना के लोन दे रहे हैं। अब इसके अंदर जो बैंक सब देखरेख करने वाला है, जो लीडर रहने वाला है, जिसका सबसे ज्यादा क्वांटम ऑफ एडवांस है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एसबीआई को लीड बैंक बोलते हैं, और पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक को अपन मेंबर्स ऑफ कंसोर्टियम फाइनेंस बोलते हैं। जहां पे एक जना लोन नहीं दे सकता, जहां पे ग्रुप बना के बहुत बड़ा लोन दिया जाता है, जहां पे एक लीडर अपॉइंट किया जाता है, उसके अंदर आप लोग कंसोर्टियम फाइनेंस इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे 3 लोग मिलकर लोन दे रहे हैं, अलग अलग क्वांटम ऑफ एडवांस है। अब इसके अंदर जैसा पीएनबी आरआईएल को कब एनपीए ट्रीट करेगा? अगर पीएनबी को पैसा नहीं मिल रहा तो आरआईएल उसको वो एनपीए ट्रीट करेगा। एसबीआई से मेरा कोई भी लेना देना नहीं। हो सकता है ऐसा कि एसबीआई को पैसा मिल रहा तो एनपीए ट्रीट ना करे, पीएनबी को पैसा नहीं मिल रहा तो पीएनबी आरआईएल को एनपीए ट्रीट कर सकती है। मतलब पीएनबी के बुक्स में आरआईएल एनपीए रह सकता और एसबीआई के बुक्स में आरआईएल एनपीए नहीं भी रह सकता है। इट इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जिसको पैसे मिल गए वो एनपीए ट्रीट नहीं करेगा, जिसको पैसे नहीं मिले वो एनपीए ट्रीट करने वाला है। कंसोर्टियम फाइनेंस के अंदर लीडर रहता, कंसोर्टियम मेंबर्स रहते और एक बोरोवर रहता, और ये बहुत बड़े लोन के लिए जनरली देखा जाता है। ठीक है रोहित, आपको क्या पूछना था इसमें? सर वो रिलायंस पैसे फिर पूरे स्टेट बैंक को देंगे कि सबको अलग अलग देंगे? जनरली कैसा है, अलग अलग करते बैठने को रिलायंस के पास में समय नहीं रहता। तो जैसे अपना हर महीने 10 करोड़ का लोन का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ता है, तो आरआईएल क्या कर देती, ये 10 करोड़ का सीधा सीधा एसबीआई को दे देती है 10 करोड़ का। अब इसके अंदर से 5 करोड़ एसबीआई रखती, 2.5 करोड़ पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक को चले जाते हैं। तो एसबीआई डिस्ट्रीब्यूट करती है, इसके अंदर एसबीआई पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। समझ में आ रहा? तो अब इसके अंदर और क्या होता मालूम है? कभी कभी कि एसबीआई के पास में पैसा आ गया 10 करोड़, एसबीआई पैसा नहीं दे रही पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक, कुछ गड़बड़ होंगी, क्या होगा पता नहीं, लेकिन एसबीआई ने अगर पैसा नहीं दिया पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक को तो एसबीआई की बुक्स में आरआईएल एनपीए नहीं है, लेकिन पीएनबी और महाराष्ट्र बैंक के बुक्स में आरआईएल एनपीए है। ठीक है, यस। ओके। सर और इससे कुछ? तो क्रेडिट वर्दीनेस खराब होगी ना सर आरआईएल की? हाँ, क्रेडिट वर्दीनेस खराब तो होंगी। अब बात ऐसी है, खराब होंगी तो फिर एसबीआई काय के लिए ऐसा पैसा रोक के रख रहा? एसबीआई को आपको लेटर देना पड़ेगा कि आपने क्यों पैसा नहीं दिया है। आपने लेटर दिया तो शायद वो दे भी दे आपको। एनपीए ट्रीट करने के पहले पीएनबी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा एसबीआई के साथ में कि आपके पास में तो पैसा दे दिया आरआईएल ने, आप हमको क्यों नहीं दे रहे? उन्होंने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो एनपीए तो होंगे। ठीक है, एनपीए का जो पूरा ट्रीटमेंट है ना, इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी मतलब क्या? जब तक के तुम्हारे पास में पैसा नहीं आता नकदी में, मतलब कैश में, मतलब अकाउंट में, तब तक के वो खाता एनपीए में जाने ही वाला है। पीएनबी के पास में पैसा नहीं आ रहा, भले आरआईएल ने एसबीआई को दे दिया होगा, किसको भी दे दिया होगा, पैसा नहीं आया तो एनपीए में आने वाला है। यू शुड कम्युनिकेट विद एसबीआई। ठीक है, तो होल कंसेप्ट ऑफ एनपीए इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी। जब तक के तुम्हारे पास पैसा नहीं आता तब तक के एनपीए में से खाते को निकालो मत। जिस दिन पैसा आ गया उस दिन एनपीए में नहीं आएगा। पैसा रेगुलरली रेगुलरली अगर आपके पास में आ रहा है तो एनपीए में कभी खाते आएंगे ही नहीं। पैसा नहीं आया तो खाते एनपीए में आते हैं। पैसा डायरेक्टली खुद को आना मांगता, मतलब पीएनबी के पास में डायरेक्ट पैसा आना चाहिए। एसबीआई को आ गया और पीएनबी को नहीं आया, ये गलत है। एसबीआई बीच में पैसा रोक के रख रही, रोक के क्यों रख रही? कुछ तो भी गलत हुआ होगा पीएनबी एसबीआई का, है ना? ऐसे थोड़ी कोई पैसे रोक के रखेगा उसके हक के। तो फिर वो पैसा नहीं आ रहा तो फिर एनपीए में तो आने वाला। ठीक है रोहित,
यस सर। ओके चलो और पूछो, क्या पूछ रहे हो? जल्दी जल्दी पूछो। सर आउट ऑफ ऑर्डर का एक बार एक्सप्लेन। क्या बोल रहे हैं आप लोग? आउट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर, ओके ठीक है, एक सेकंड। हाँ, आउट ऑफ ऑर्डर अपन लोगों ने देखा था। देखो दो कंसेप्ट रहते, ठीक है। एक तो देखो, आप जब एनपीए बात कर रहे हैं तो एनपीए के अंदर आपको दो तरीके से उसकी बात करना पड़ती है। एक तो सीसी अकाउंट के लिए, एक तो सीसी अकाउंट के लिए, और एक तो टर्म लोन अकाउंट के लिए। टर्म लोन अकाउंट के लिए जब आप कंसेप्ट रहता, तो टर्म लोन के अंदर कंसेप्ट रहता ओवर ड्यू का। ड्यू के बाद में खाता होता ओवर ड्यू। अगर वो 90 दिन ओवर ड्यू रहा तो फिर वो एनपीए में चले जाता है। ये तो कंसेप्ट किसके लिए है? ये कंसेप्ट किसके लिए है? टर्म लोन के लिए। अब सीसी अकाउंट जो है उसके अंदर ऐसा ट्रीटमेंट नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स नहीं देना पड़ता। सीसी अकाउंट के अंदर कैसा रहता, जैसे 50 लाख रुपए की आपको लिमिट दी थी, आपने उसमें से 40 लाख रुपए उठा लिए। अब 40 लाख उठाने के बाद में आप उसके अंदर पैसा ही नहीं भर रहे। समझ में आ रहा? 40 लाख उठाने के बाद में आप उसके अंदर पैसा ही नहीं भर रहे 90 दिन तक के, तो फिर वो एनपीए में चले जाता है। अब देखो, भले ही 40 लाख उठाया होगा आपने, विच इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ऑफ 50 लाख, लेकिन बट देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मतलब 31/3 के पहले जो 90 दिन है, जब तक के कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, मतलब जनवरी में कोई पैसा नहीं आया, फरवरी में कोई पैसा नहीं आया, मार्च में कोई पैसा नहीं आया, ठीक है। देखो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता। आपने 31/12 को 40 लाख रुपए उठाए, आपकी लिमिट कितने की है? 50 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, 40 लाख रुपए आपने विड्रॉ कर डाली, ठीक है। अब 31/12 की बात हो गई, जनवरी गया 31 दिन, फरवरी की गए 28 दिन, मार्च की ओर चले गए 31 दिन। अब 31 मार्च को कैसा हो गया? 90 डेज तक की कोई पैसा नहीं आया। तो ये कैसा, ये जो कंसेप्ट हो गया, 90 डेज तक की कोई क्रेडिट नहीं है, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? आउट ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर में नहीं है, मतलब बराबर चल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि 90 दिन तक के पैसा ही नहीं आया, या फिर पैसा आया तो इंटरेस्ट जितना डेबिट हुआ उतना पैसा नहीं आया, तो भी आउट ऑफ ऑर्डर रहने वाला है। देखो मैं आपको सिंपल करके ये बता देता हूँ, एक सेकंड देना सर। ठीक, एक सेकंड। देखो सिंपल करके बताता आप लोगों को चीजें। आपको इतना समझ में आ रहा कि दो कंसेप्ट रहते हैं, एक तो ओवर ड्यू और एक तो आउट ऑफ ऑर्डर। ओवर ड्यू ये जो कंसेप्ट है ये किसके लिए? टर्म लोन के लिए। और आउट ऑफ ऑर्डर अगर मैं बोल रहा, आउट ऑफ ऑर्डर, ये आउट ऑफ ऑर्डर, पहली बात तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि अगर पेपर में पूछा आपको व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आउट ऑफ ऑर्डर, ये भी पूछ सकते हैं 2 मार्क के लिए। तो पहली स्टेटमेंट आपने लिखना चाहिए कि आउट ऑफ ऑर्डर ये कंसेप्ट रहता सीसी अकाउंट्स के लिए, जहां पे एक सैंक्शन लिमिट दी जाती है, जहां पे सैंक्शन लिमिट आपको दी जाती है। जैसे एक अकाउंट है जिसके अंदर सैंक्शन लिमिट आप लोगों की 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए की आपकी सैंक्शन लिमिट थी। 31/12 को आप लोगों ने उसमें से 40 लाख रुपए उठा लिए, 40 लाख रुपए आप लोगों ने विड्रॉ कर लिए। अब कैसा हो गया? जैन गया कोई क्रेडिट नहीं, फरवरी गया कोई क्रेडिट नहीं, मार्च गया कोई क्रेडिट नहीं, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अंदर कितना पैसा जमा हुआ? 0। कितना पैसा जमा हुआ? 0। कितना क्रेडिट हुआ पैसा? 0। लेकिन डेबिट कितना हुआ होगा? जैसे आपका हर महीने 1-1 लाख रुपए का ब्याज जा रहा, तो कितना डेबिट हुआ होगा बताओ तो। ये सैनिबडी कितना डेबिट हुआ होगा, और डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा होगा अकाउंट में? ये सैनिबडी डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा होगा अकाउंट में, बताओ तो। डेबिट बैलेंस कितना दिख रहा होगा? 3 लाख रुपए। गलत। 3 लाख सर, 3 लाख पे भी ब्याज और प्रिंसिपल। तो कितना अमाउंट बोलो ना। म्हणजे 50 लाख का सर था, आपने उसमें से 40 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए। 40 लाख के ऊपर 3 महीने कुछ क्रेडिट हुआ नहीं, उल्टा 3 लाख रुपए का ब्याज डेबिट हो गया। तो अल्टीमेटली 31 मार्च को कितना डेबिट बैलेंस दिखने वाला है? 43 लाख बराबर 43 लाख का आपका आउटस्टैंडिंग दिखने वाला है। मतलब बैंक से आपने कितने उठा लिए? 43, विच कंप्राइजेस ऑफ 40 प्रिंसिपल एंड 3 लाख का डेबिट। अगर 31/12 को आप लोगों ने 40 लाख रुपए उठाए थे,
जैन में कोई पैसा नहीं भरा, फरवरी में कोई पैसा नहीं भरा, मार्च में कोई पैसा नहीं भरा, 90 डेज तक की कोई पैसा नहीं भरा, 90 डेज तक की कोई पैसा नहीं भरा, तो ये खाता एनपीए में चले जाता है। इसको ही आउट ऑफ ऑर्डर बोलते हैं। देखो पहली बात, सीसी के अंदर कौन से खाते एनपीए में जाएंगे? दोज अकाउंट्स दैट आर आउट ऑफ ऑर्डर। पहली बात, सीसी के अंदर जो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर में है वो खाते एनपीए में बोले जाते हैं, वो एनपीए में चले जाते हैं। ठीक है, तो सीसी के जो खाते आउट ऑफ ऑर्डर में रहते हैं वो खाते एनपीए में चले जाते हैं। अब आउट ऑफ ऑर्डर किसको बोलते हैं? कंटिन्यूअसली क्रेडिट, सॉरी 90 डेज तक के कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो उसके अंदर आप लोग क्या बोलेंगे? इसको एनपीए हो जाता है, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे और आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट एनपीए में चले जाता है। ठीक है, अब बात सेकंड, 3 लाख रुपए डेबिट हुए, मैंने यहाँ पे जमा करे 50,000 रुपए, मैंने 50,000 रुपए यहाँ पे क्रेडिट किए हुए हैं, लेकिन क्या ये 50,000 रुपए सफिशिएंट है कि 3 लाख रुपए के ब्याज को कवर करने के लिए? नहीं, तो भी खाता एनपीए में रहने वाला है। आपको एनपीए में अगर आना नहीं है, एनपीए में आना नहीं है तो आउट ऑफ ऑर्डर में नहीं आना पड़ेगा। आउट ऑफ ऑर्डर में नहीं आना है तो मिनिमम कितना पैसा जमा करना पड़ेगा आपको बताओ तो? जितना ब्याज डेबिट हुआ है, ब्याज कितना डेबिट हुआ? 3 लाख, मिनिमम 3 लाख रुपए जमा कर दिया आपने, तो एनपीए में नहीं आएगा। 3 लाख से कम किए तो एनपीए में आने वाला है, कुछ नहीं किया तो भी एनपीए में आने वाला है। अच्छा, 50 लाख की लिमिट थी, आपने पूरा 50 लाख उठा डाला, आपने पूरा की पूरा 50 लाख उठा डाला 31/12 को, और कोई भी पैसा जमा नहीं करा, तो कैसा हो गया? अमाउंट ग्रेटर देन सैंक्शन लिमिट, तो भी एनपीए में चले जाता है। समझ में आ रहा क्या? 50 लाख के 50 लाख उठा डाले तो भी एनपीए में जाता, 40 लाख उठाए और ब्याज नहीं भरा तो भी एनपीए में चल जाता, पैसा ही नहीं भरा तो एनपीए में जाने ही वाला है। ठीक है, समझा क्या? कोई डाउट है कि इसमें? बोलो। शुभम वो देख तो वो बढ़िया। सर हाँ बोलो। In case where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanction limit, but there are no credit continuously for a period of 90 days as on the balance sheet date, तो वो out of order रहेगा। Credits are there but are not enough to cover the interest debited during the same period. These accounts are also treated as out of order. ठीक है, एनपीए में कौन से खाते जाते थे? अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीसीओडी अकाउंट्स। मतलब सीसीएनपीए सीसीओडी अकाउंट्स, अगर सीसीओडी अकाउंट्स अगर आउट ऑफ ऑर्डर है तो उनको एनपीए बोलते हैं। और आउट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन ये 3 चीजें दी हुई है कि नो क्रेडिट, क्रेडिट आर देयर बट नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट, या फिर सैंक्शन लिमिट से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। हाँ पूछो, बोलो। कुछ नहीं समझाऊंगा तो अभी और पूछो। सर इसके अगले पेज पे सर वो एग्जाम नोट्स में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 2, ये वाला एग्जांपल ए लिमिटेड वाला, ये नहीं सर, इसके अगले ये तो पेज मैंने पे। बताया ना भी ए लिमिटेड वाला सेम ही तो एग्जांपल था सर ये नहीं, इसके अगले पेज पे। एक मिनट, पहले ये आउट ऑफ ऑर्डर का किसने पूछा था मेरे को बताओ? सर मैं सानिका। अच्छा समझ गया आपको? हाँ सर। ओके, हाँ श्रीहरि बोलो अब। सर वो नोट्स है ना, अरे कौन सा उसमें पेज point नंबर है number मॉड्यूल का वो बोलो। सर वही ऊपर गया ना अभी, गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस, 12.20। कौन सा बोल रहे हैं आप? सर रुक जाइए सर, ये नोट है ना, नोट लिखी हुई। कौन सी नोट? पेज नंबर बोलो ना यार। सर 12.28, अभी आप वही पे थे। हाँ बोलो। क्लासिफिकेशन है सर वो नोट है, हाँ हाँ हाँ, classification of उसके NPA बाद should be based on the record of recovery, availability of security, net worth of the borrower guarantor is not taken into account for the purpose of treating as an advance of as an advance as NPA or otherwise। देखो आप लोगों ने जब NPA ट्रीट करे तो आदमी कौन है, उसका नेटवर्क कितना है, कितना बड़ा आदमी है। अब कितना बड़ा आदमी है, अमिताभ बच्चन रहो, मुकेश अंबानी रहो, कुछ भी रहो, पैसा नहीं भर रहा 90 दिन तक के, वो खाता एनपीए में आने ही वाला है। नहीं ना बोले उसकी 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ऐसा है वैसा, उससे कोई लेना देना बैंक को नहीं। ठीक है, asset classification would be borrower wise and not facility wise. All the facilities including investment securities would be treated as NPA. ठीक है, Mr. Aman has 2 loan facilities, car loan as well as the housing loan from the XYZ Bank Limited. He is regularly depositing the housing loan EMI but not deposited last 4 EMIs
of the car loan due to paucity of funds. Hence, in this case, only not only the car loan but the housing loan would be also treated as NPA, although it is going good and there are no irregularities because the NPA classification is borrower wise and not the facility wise. बेटा इसके अंदर दोनों कमर्शियल लोन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर लोन कहाँ किया हुआ है श्रेयरी? एग्री लोन कहाँ दिया है यहाँ पे? सर वो मैंने सोचा था वैसा। अरे वैसा मत सोचो, एग्री लोन का पूरा अलग है। एग्री लोन को आप इसमें मिक्स ही मत करो। एग्री लोन के लिए सरकार के नियम कानून कायदे कानून सब अलग है। एग्री लोन के लिए 90 दिन का क्राइटेरिया भी नहीं है। बताओ कि आप लोगों को ये 90 दिन और ईएमआई का क्राइटेरिया ही नहीं है एग्री लोन के लिए। एग्री लोन इज डिपेंडेंट अलग तरीके से, वो बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, क्रॉप सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एग्री लोन ऐसा होता ही नहीं, उसके अंदर आपने 90 दिन तक के भरे नहीं तो एग्री लोन तो एनपीए में जाता ही नहीं ना। समझ में आ रहा है कि एग्री लोन यू कैन नॉट कंपेयर एग्री लोन विद हाउसिंग लोन और कार लोन। एग्री लोन इज अ नॉन कमर्शियल लोन, इट डिपेंड्स अपॉन द सीजन। अब कैसा है, कुछ एग्रीकल्चर लोन मालूम है क्या, हम गन्ने की खेती करते, ठीक है, गन्ने को आने को लग जाते 2 साल, तो हमको एग्रीकल्चर का लोन 2 साल बाद में फेडना पड़ेगा अगर हमने गन्ने लगाने के लिए लोन लिया हुआ है तो। गेहूं का सीजन है 6 महीने का, तो 6 महीने बाद में पैसा भरना पड़ता। वहां पे 90 दिन वगैरह ये सब क्राइटेरिया ही नहीं है। डिपेंड अपॉन दी वो क्रॉप को आने के लिए कितना समय लगता है। आम के बगीचे लगाने के लिए वहां पे लोन लिया हुआ है तो क्या 90 दिन बाद में क्या एनपीए करते क्या? 90 दिन में आम आते क्या? भाजीपाला थोड़ी है वो एग्रीकल्चर लोन के लिए ये नहीं है। जो कमर्शियल लोन है उसके अंदर बोरोवर वाइज एनपीए हो जाता हो। समझ में आ रहा है कि कमर्शियल लोन में कैसा हो गया, तो जानबूझ के आदमी गलत कर रहा है ना, हाउसिंग लोन के पैसे भरता है और कार लोन के पैसे नहीं भर रहा। इसका मतलब उसके पास पैसे तो है लेकिन उसको जानबूझ के कार लोन के पैसे नहीं भरने का है, तो इसके अंदर बोरोवर एनपीए ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे कहीं भी ऐसा एग्रीकल्चर लोन दिया हुआ नहीं है। एग्रीकल्चर लोन को प्लीज इसके अंदर मिक्सिंग मैक्सिंग करो मत, ये एग्रीकल्चर लोन की बात नहीं है। एग्रीकल्चर लोन का पूरा अलग कायदा कानून है। एग्रीकल्चर लोन एनपीए में जल्दी आते ही नहीं है, एक 1.5 साल बाद वो एनपीए में आते, उनका और एकदम कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बदमाशी कर रहा है सामने वाले व्यक्ति, क्यों? कार लोन के पैसे भर रहा है, हाउसिंग के पैसा नहीं भर रहा। इसका मतलब पैसे तो है लेकिन उसकी नियत खराब है, पैसा भरना नहीं है। इसके लिए मिस्टर रमन एज अ होल एनपीए ट्रीट किया जाता है। ठीक है श्रीहरि? यस सर। हाँ, और पूछो एनीबडी? सर ये वाले जो एग्जाम्पल था अभी रमन वाला जी हाँ, तो सर ये एग्जाम्पल में जो स्पेसिफिक लोन अकाउंट है उसको एनपीए में डालेंगे या फिर रमन के नाम को ही रमन एनपीए को अकाउंट में एनपीए में ट्रीट करेंगे? डालूंगा, रमन को एनपीए में डालूंगा, अकाउंट नहीं। अकाउंट एनपीए में नहीं जाता बेटा, रमन एनपीए में जाता है, व्यक्ति एनपीए होता है, अकाउंट नहीं। जनरल एसेट क्लासिफिकेशन वुड बी बोरोवर वाइज एंड नॉट द फैसिलिटी वाइज। इसका मतलब क्या है बेटा कि रमन एनपीए है, खाता एनपीए में जाने से भी ज्यादा अपन बड़े टर्म के ऊपर स्ट्रेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कार लोन एनपीए मतलब कार लोन भी रमन के नाम पे, रमन एनपीए मतलब रमन के नाम पर कार लोन, हाउसिंग लोन, मोबाइल का लोन, XYZ सभी तरीके के लोन। एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा मैं, तो एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहा मैं, एग्रीकल्चर को अलग रखो। उसके हर तरीके के लोन यहाँ पे एनपीए में जाने वाले। रमन एनपीए में जाएगा तो उसके हर लोन भी एनपीए में जाने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि बदमाशी नहीं कर रहा कि आपके हिसाब से बदमाशी नहीं कर रहा कि एक लोन भर रहा दूसरा लोन नहीं भर रहा, एक लोन भर रहा दूसरा लोन नहीं भर रहा। एक लोन भर रहा मतलब क्या, उसके पास पैसा है, उसको दूसरा लोन जानबूझकर नहीं भरना है। जानबूझकर नहीं भरना है मतलब ही क्या है, वो जानबूझ के काम कर रहा है। इसके लिए अपन रमन को एनपीए ट्रीट करते, कार लोन या उसको एनपीए सच नहीं होता। मतलब एक बार रमन को एनपीए ट्रीट कर लिया तो उसके नीचे के सारे लोन अपने आप एनपीए में चले जाते हैं। आई रिपीट, एग्रीकल्चर लोन की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है सर अगर दो बैंक में 2 अकाउंट हो गए तो? अरे एक बेटा में ये हाउस बैंक लोन, के एक अंदर में- की बात है। अब एसबीआई को थोड़ी मालूम उसका पीएनबी में खाता है, महाराष्ट्र बैंक में खाता है। महाराष्ट्र बैंक वाले उसके हिसाब से देखेंगे, पीएनबी वाले उसके हिसाब से देखेंगे। एसबीआई के अंदर ही दोनों लोन के खाते, तो उसके लिए ट्रीटमेंट दे रहा मैं। एक लोन का खाता एसबीआई में, एक लोन का खाता महाराष्ट्र बैंक में। एसबीआई को थोड़ी समझेगा महाराष्ट्र बैंक में उसका लोन चालू है। ये एक बैंक में 2 लोन है तो उसके लिए ये चीज है। यस सर। चलो और पूछो तो जल्दी। हाँ देखो इसके अंदर है ना फ्रॉड का भी कुछ पार्ट था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया था यहाँ पे फ्रॉड का पार्ट क्योंकि अपना वो अभी हुआ नहीं था। जैसे अपना यहाँ का फ्रॉड हो जाएगा ना तो वो अपने आप वहाँ पे कवर हो जाता है। देखो ये फ्रॉड का रिपोर्टिंग वगैरह सब जो दिया हुआ है 1 करोड़ के ऊपर 1 करोड़ के नीचे, ये अभी अपने इमीडिएटली डिस्कशन में आने वाला है फ्रॉड के चैप्टर में।
तो इसके लिए आप इसका टेंशन मत लो कि यार ये छूट गया वगैरह, छूटा उटा कुछ नहीं है, ये अपन अभी वहां पे लेने वाले हैं, तो ये अपने आप वहां पे कवर हो जाएगा। ठीक है, ये सब फ्रॉड का जो रिपोर्टिंग है, फ्रॉड कैसे करने का, ये कर मतलब किस तरीके से होता है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, उसके लिए अलग अलग है, अमाउंट के हिसाब से अलग अलग लोगों को रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये अपना अभी बाकी है, अपना इसलिए ही बाकी है ये क्योंकि अपना फ्रॉड का चैप्टर बाकी, फ्रॉड के चैप्टर के अंदर ये अपने आप कवर में हो जाता है। ठीक है, एक अपना लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट रह गया था, वो अपन लोग देख लेते हैं। देखो जैसे ऑडिट रिपोर्ट का हर जगह फॉर्मेट रहता, कंपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक फॉर्मेट रहता, हर जगह एक फॉर्मेट रहता ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से रिपोर्ट देने का, जैसे ट्रस्ट का एक फॉर्मेट अलग है, कंपनी का एक अलग है, वैसे ही बैंक का भी एक अलग फॉर्मेट रहता जो कि दिया गया है आरबीआई के द्वारा। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स जो ऑडिट करते हैं बैंक का, इनको ये सबमिट करना पड़ता है आरबीआई को। ठीक है, besides the audit report as per the statutory requirement discussed above, the terms of appointment of auditor of public sector bank, private sector bank, foreign bank required the auditor to also furnish a long form audit report. Audit report के नाम है LFAR, long form audit report. The matters which the bank required the auditors to deal with the long form audit report have been specified by RBI. फाइनल के अंदर पूरा ऑडिट रिपोर्ट डिस्कशन के लिए, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान में रखो, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट उसका नाम। किसने सजेस्ट किया हुआ है? आरबीआई ने। ये पूछते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट कहां से आया हुआ है? आरबीआई से। हैव बीन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। LFR is to be submitted before 30th June every year. To ensure timely submissions of LFR, proper planning for completion of LFR is required. While the format for LFR does not require an executive summary to be given, members may consider providing the same to bring out key observation from the whole document. Executive summary मतलब क्या? Special points जो ऑडिटर बैंक के जानकारी में लाना चाहता है, आरबीआई की जानकारी में लाना चाहता है। ठीक है, ये जो 7240 है ये अपना पूरा फ्रॉड के अंदर हो जाएगा, तो उसका टेंशन मत लो। ये एक पेज और ये दूसरा पेज ये फ्रॉड के अंदर हो जाएगा, तो आपका टेंशन नहीं। आपको इसमें क्वेश्चन आने कहां से वाले हैं मैं बता देता आपको। जहां से एनपीए वाली चीजें चालू होती, जहां से सिक्योरिटी वाली चीजें चालू होती, वहां से ही वो सब चीजें आप लोगों को ध्यान में आना है, वहां से ही चीजें आप लोगों को उठाने की है। मतलब जहां से एडवांसेस वाला पार्ट चालू हो रहा, यहाँ से टॉपिक का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसके पहले वाला टॉपिक ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एडवांसेस वाला पार्ट जहां से इंपॉर्टेंट चालू हो जाता, वहां से ही क्वेश्चंस आने के 99% चांसेस है। क्योंकि इसके पहले वाला जो पार्ट है ना, ये सब मालूम है कि कंपनी ऑडिट का ज्यादातर पार्ट है। ठीक है, ये आपने एक बार पढ़ लेना और उसको यू कैन लीव ऑल्सो। एडवांसेस वाले पार्ट से ही बैंक ऑडिट चालू होता है। ठीक है, और पूछो, और किसको क्या पूछना है पूछो जल्दी। Yes, anybody? सर वो LFAR वापस बताओ ना सर, LFAR। LFAR? हाँ वापस बताओ ना समझो। अरे अभी तो बताया मैंने। सर क्या बोल रहे? सर फिर से बताओ ना। LFAR फिर से बताओ। हाँ क्या नहीं समझा आपको उसमें? LFAR में ऑडिट रिपोर्ट का नाम है, ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर बैंक को देता है उस रिपोर्ट का नाम LFAR है। उसको आपको 30 जून के पहले देना पड़ता है। LFAR समय से जाना चाहिए, इसके लिए आपने पहले से ही उसकी तैयारी रखना चाहिए। LFAR के अंदर आप स्पेशल एग्जीक्यूटिव समरी भी दे सकते। एग्जीक्यूटिव समरी मतलब स्पेशल पॉइंट्स दैट द ऑडिटर को, जो ऑडिटर को आरबीआई को बताने के है, बैंक को बताने का है, वो एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। स्पेशल कमेंट्स बाय देन ऑडिटर को एग्जीक्यूटिव समरी बोलते हैं। ठीक है, और बोलो क्या समझा क्या नहीं आपको LFAR में? बोलो श्रीहरि, नहीं समझा। क्या बोल रहे? ठीक है, चलो और कोई इसके अंदर डाउट वगैरह आप लोगों को? बाकी के लोगों का क्या चालू है, हो गया कि उनका? अंजलि, अनुश्री, बंसवी, हिमांशु, आपको कुछ भी क्वेरी होंगी तो अभी के अभी पूछो मेरे को। आपने मॉड्यूल पढ़ा, नोट्स पढ़ा क्या? मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस देखिए, छोटे छोटे जो दिए हुए हैं, मॉड्यूल के पीछे वाले भी छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देखो मॉड्यूल के पीछे में क्वेश्चंस दिए हुए आंसर्स के साथ। यहाँ ये देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिवर्सल ऑफ इनकम अंडर द बैंक ऑडिट। अभी रिवर्सल ऑफ इनकम आप लोगों को मालूम है, जो भी अकाउंट्स एनपीए के अंदर चले जाते हैं उसके अंदर इसके बाद में कोई भी चार्जेस, कोई भी इंटरेस्ट आप लोगों को डेबिट करने का नहीं है। और इसके पहले अगर कोई इंटरेस्ट या फिर कोई चार्जेस डेबिट किए होंगे जो कि रियलाइज नहीं हुए, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा।
इंक्लूडिंग गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस ऑल्सो, वो आपको रिवर्स करना पड़ेगी। देखो, एक्सप्लेन द ऑडिट अप्रोच यू वुड फॉलो टू चेक द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द बैंक। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चेक करने के लिए आप लोगों का मैंने बताया था, वाउचर्स देखो वहां पे, उसके बाद में उसका पिछले साल के साथ में कंपेयर करो, फिर वो प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड है या नहीं है, वो सब देखो। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अपन उसमें भी डाला हुआ है नोट्स। Auditor should study and evaluate the system of internal control, including authorization procedure, in order to determine nature, timing, and extent of his audit procedures. ये सब बातें यहाँ पे दिए हुई है। आप लोगों ने पूरा ये पढ़ लिया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप लोग ये क्वेश्चंस भी करो और उसके साथ में जो अपनी नोट्स है उसको भी पढ़ो, ठीक है। The auditor should examine the efficacy of various internal control over advances to determine the nature, timing, and extent of his substantive procedures. Explain this statement. अब ये जो बात है ना, इसके अंदर आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगी कि अपन ने जो, मैंने आपको जो 2 क्वेश्चंस लिखने के लिए बोले थे, 2 क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को लिखने के लिए बोले थे, उसके वो जो क्वेश्चंस थे वो इससे ही रिलेटेड है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ वेरियस इंटरनल कंट्रोल, ये उसके अंदर ऑलरेडी कवर हुआ है। हाँ ठीक है, और बोलो, आपको कोई नहीं समझा होगा स्पेसिफिकली क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़े क्या, बंसी ये क्वेश्चन पढ़े क्या यहाँ के? यस सर। पढ़ा? अंजलि ये क्वेश्चन पढ़े क्या यहाँ के? यस सर। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। लोकेश गांधी आया हुआ है क्या बैच में? लोकेश गांधी आया हुआ है, केशव राठी आया हुआ है? लोकेश पढ़ लिए ये क्वेश्चंस पीछे वाले? यस सर, पढ़े। पढ़ लिए कि पूरे पढ़ लिए? कुछ डाउट वगैरह आपको? हाँ सर। नहीं सर। केशव राठी? यस सर, पढ़ लिए सर। ओके ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं अभी आप फ्रॉड को चालू कर देते देते और आधी घंटा मेरे को आप लोग, क्या आप लोगों को पढ़ने का है? बोलो जल्दी। सर पढ़ना है। पढ़ना है। मेरे को लग रहा नहीं यार आप लोगों ने पूरा पढ़ा करके इसको डिटेल में। एनपीए बहुत बड़ा टॉपिक है भला, एनपीए बहुत बार पढ़ना पड़ता है इसको, जब जाके समझ में आता। मैं क्या बोल रहा, आपने ये चैप्टर कहाँ से चालू करना चाहिए? जहां से एडवांसेस चालू हो रहे हैं ना, वहां से इसको पढ़ना चालू करना पड़ता। समझ में आ रहा है कि जहां से एडवांसेस चालू हो रहे वहां से इसको पढ़ना चालू करो। ऊपर का कोई भी काम की चीज नहीं है वहां पे, ऊपर की चीजें छोड़ो। जहां से एडवांसेस चालू हो रहे वहां से ये चीजें पढ़ना चालू करो। पेज नंबर 21 से पढ़ना चालू करो, आखिरी तक के सब चीजें इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाला वो कुछ भी काम का नहीं है। 21 नंबर के पेज से पढ़ना चालू करो। छोटी छोटी चीजें पूछेंगे आपको, जैसे कि लीन क्या रहता, हाइपोथिकेशन क्या रहता, प्लीज क्या रहता, असाइनमेंट क्या रहता। ये चीजें छोटी छोटी 2-2 मार्क के लिए पूछेंगे। 2-2 मार्क के लिए ये भी पूछ सकते कि लीन क्या रहता। 2 मार्क के लिए पूछेंगे आउट ऑफ ऑर्डर क्या रहता। 2 मार्क के लिए पूछेंगे ओवरड्यू क्या रहता। समझ में आ रहा? देखो ओवरड्यू कितना छोटा है, अमाउंट ड्यू टू द बैंक अंडर एनी क्रेडिट फैसिलिटी इज ओवरड्यू इफ इट इज नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड बाय द बैंक। मतलब जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन आपने भरा नहीं तो उसके दूसरे दिन से क्या हो जाता खाता ओवरड्यू। ये छोटी सी लाइन आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते। समझ में आ रहा कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें पूछने वाले हैं, ये छोटी छोटी चीजें पूछने वाले हैं। कंसोर्टियम एडवांस क्या रहता, जॉइंट कंसोर्टियम एडवांस के अंदर देखो एडवांसिंग ऑफ लोन्स टू अ बोरोवर बाय 2 और मोर बैंक्स जॉइंटली बाय फॉर्मिंग अ कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब ग्रुप, और जहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोन देता है उसको अपन जनरली लीडर बोलते हैं, बाकी लोगों को पार्टिसिपेंट्स को कंसोर्टियम के मेंबर्स बोलते हैं। हर एक मेंबर को देखना पड़ता है कि खुद के पैसे आ रहे या नहीं आ रहे। जब तक के खुद को पैसे नहीं आते तब तक के वो एनपीए में ही रहता है। उसके बाद में आपको पूछ सकते कि ड्राइंग पावर क्या रहता। समझ में आ रहा? अब उसके अंदर एक देखो खास बात क्या रहता है, एडवांसेस अगेंस्ट टीडी, एनएससी, केवीपी एंड आईवीपी। ये आपको मालूम है ये कभी भी खाते एनपीए में नहीं जाते, क्योंकि इसके अंदर हमेशा अपन लोग एडुकेट मार्जिन ही रखते हैं। ऑफकोर्स आप कोई 1 लाख की एफडी है और आपने उसको 1.5 लाख का पहले लोन दे दिया था गलती से, तो वो तो एनपीए में जाने वाला है। समझ में आ रहा क्या? एक एग्जांपल दे रहा मैं आप लोगों को, 1 लाख की एफडी है और आपने उसको 50,000 का लोन दिया था, अब वो सामने वाला व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, तो ये क्या खाता एनपीए में जाएगा क्या? 1 लाख का एफडी है, 50,000 का लोन, सामने वाला 2 महीने से पैसे नहीं भर रहा, 3 महीने से 4 महीने से पैसे नहीं भर रहा, फॉर एग्जाम्पल 4 महीने से पैसे नहीं भर रहा, क्या ये खाता एनपीए में जाएगा क्या? बंसी? नो सर। ऑफ कोर्स नहीं जाएगा। एक और एग्जांपल, 1 लाख की एफडी है और गलती से मैनेजर ने उसको 1.5 लाख का लोन दे दिया, गलती से,
क्या ये खाता एनपीए में जाएंगे अगर पेमेंट नहीं आ रहा तो? बोलो, 1 लाख की एफडी गलती से 1.5 लाख का लोन चले गए, गलती से हो गया, हाँ कुछ एरर हुआ होगा, फ्रॉड हुआ होगा, 1.5 लाख का लोन चले गया, क्या ये खाता अब एनपीए में जाना चाहिए क्या केशव राठी? यस सर। ऑफ कोर्स जाना चाहिए, वेरी गुड, ये एनपीए में जाएंगे। क्यों? मार्जिन ही नहीं रखी लोन देते समय, है ना, ये तो पहले ही आपने गलत किया हुआ है, तो ये तो एनपीए में जाने ही वाला है। समझ में आ रहा ना? इसके लिए क्या बोलते हैं, जितना सिक्योरिटी है उससे हमेशा कम करके ही लोन देना चाहिए, उससे ज्यादा लोन देना नहीं चाहिए, ठीक है। एक और छोटी सी बात ले लेते हैं अपन एग्रीकल्चर एडवांसेस और एडवांसेस टू स्टाफ, ठीक है। Master circular issued by RBI deals elaborately with the classification and income recognition issued due to impairment causes by natural calamity. अब natural calamities हो जाती, देखो अब खेत के जो लोन रहते हैं उसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि ज्यादा फाइनल लेवल पे डिस्कशन है, उसके अंदर क्या हो जाता है, बहुत बार पानी नहीं आता, दुष्काल आ जाता, पानी ज्यादा आ जाता, गारपीट हो जाती, तो इसके अंदर कैसा रहता, स्टेट वाले बहुत सारे उसके अंदर फिर कभी कर्जा माफी देते, कभी लोन का रिस्ट्रक्चरिंग हो देते, अलग अलग चीजें उसके अंदर देते कि अगर पुराना लोन नहीं भरे जा रहा तो उसको भरने के लिए और नया लोन दे देते, ये सब चीजें होती रहती है। तो आपको एग्रीकल्चर लोन को ऐसा एनपीए कभी बोलना नहीं डायरेक्टली, वहां पे हर बार उनके जो टर्म्स होंगे वो अलग अलग रहते हैं। जैसे 3 महीने बाद सपोज एग्रीकल्चर का लोन भरना रहता, तो सरकार क्या बोलती, जान दो 3 महीने नहीं हम आपको और 3 महीने देते, क्योंकि बोले एक बार गारपीट हो गई, या फिर जान दो हम आपको पूरा पूरा कर्जा ही माफी कर देते और नवा कर्जा लेके जाओ, पुराना कर्जा भरो ही मत। तो यहाँ पे बहुत सारी रीशेड्यूलमेंट होता और फ्रेश नया लोन दिया जाता, पुराना लोन भरने के लिए कर्जा माफी हो जाती है, अलग अलग गाइडलाइंस रहती है, अलग अलग मेजर्स रहते हैं, आरबीआई की सर्कुलर आते रहते हैं, हर स्टेट के लिए अलग रहता है। कभी कभी सेंटर की कर्जा माफी आती, मनमोहन सिंह ने सेंटर के अंदर सब पूरे देश में कर्जा माफी कर दी थी, कभी कभी स्टेट की कर्जा माफी आती, फडणवीस सरकार ने स्टेट में कर्जा माफी करी थी, कभी कभी रीशेड्यूल होता है, ये सब चीजें चलती रहती है। तो एनपीए क्लासिफिकेशन कैसा रहेगा, रीशेड्यूल टर्म के हिसाब से होने वाला है। समझ में आ रहा क्या? रीशेड्यूल टर्म के हिसाब से होने वाला है। एक और पार्ट अपन अभी लोग ले लेते, इसके अंदर एक एग्रीकल्चर एडवांसेस का है, इसके अंदर टॉपिक निकला ही तो मैं आपको बता रहा था, ये वैसे मैं बाद में लेने वाला था लेकिन ठीक है आज ले लेता, आज के टेस्ट में ये कवर नहीं, एग्रीकल्चर एडवांसेस आज के टेस्ट में कवर नहीं है, इसको अपन लोग सेपरेटली आगे लेने वाले, लेकिन मैं भी 5 मिनट के अंदर इसका डिस्कशन पूरा कर लेता, ठीक है। एग्रीकल्चरल एडवांसेस, पहली बात एग्रीकल्चरल एडवांसेस मतलब क्या, ऐसे एडवांसेस जो कि खेती के लिए दिए जाते हैं, मतलब क्या हो गया, खेती के लिए मतलब क्रॉप के सोइंग के लिए, क्रॉप निकालने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, बीजे खरीद